हर रोज करीब 1500 फ्लाइट यूएसए से यूरोप जाती हैं। इनमें से ज्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर यही खास रूट ही इस्तेमाल करती हैं। ये एक खास तरह का जहाजों का इनविजिबल हाईवे है जिसमें सारे जहाज एक दूसरे से 60 किलोमीटर के फासले से आगे पीछे उड़ते हैं। साइड में इनका फासला 30 किलोमीटर, जबकि एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये एक दूसरे से सिर्फ 1000 फीट ऊपर नीचे ही होते हैं, यानी करीब 350 मीटर। अब सवाल ये है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा है तो पायलट यहाँ एक दूसरे के करीब रहकर इंतहाई रिस्की सिचुएशन में यही खास रूट क्यों इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, जहाजों के इस इनविजिबल हाईवे को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया था। 1920 में वोसरू ओशी नामी एक जापानीज साइंटिस्ट ने आसमान में कई वेदर बलून रिसर्च के मकसद से भेजे थे। इन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हजार फीट के एल्टीट्यूड पर आसमान में एक इनविजिबल ताकत है जो बैलून को इंतहाई तेज रफ्तार से ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। उनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर 25 सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे दुनिया ने जापानीज साइंटिस्ट की उस रिसर्च को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक मनाने अमेरिकन स्टेट ऑरेगन गए तो वहाँ जंगल में इनको एक बहुत बड़ा बैलून नजर आया। उस बैलून में बॉम्ब लगा हुआ था जो हिलने जुलने से फट गया और 6 के 6 दोस्त जान से हाथ धो बैठे। यूएसए में इस किस्म के कई और इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए थे। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि ये बैलून 10,000 किलोमीटर स्पेसिफिक ओशन के उस पार जापान ने लॉन्च किए थे। सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि जापान ने 9,000 बैलून बॉम्ब लॉन्च किए थे, जिसमें से 300 अपना टारगेट यूएसए में लॉन्च हुए। जापान ने वोसरू ओशी की रिसर्च का फायदा उठाकर ये बैलून लॉन्च किए थे जो तेज हवाओं में बहकर यूएसए में जा पहुंचे। तब से लेकर 30 से 40 हजार फीट ऊपर तेज हवाओं के इस टनल को जेट स्टीम कहा जाता है। करीब पूरा साल ये हवाएं 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती हैं। ये ट्यूब की शक्ल में ट्रेवल करती हैं जिसकी चौड़ाई कई 100 किलोमीटर जबकि मोटाई 4 किलोमीटर होती है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि अटलांटिक ओशन के ऊपर यूएसए से यूरोप जाने के लिए एक दिन में 1500 जहाज यही रूट क्यों इस्तेमाल करते हैं। 1952 में एयरलाइन पायलट ने जेट स्टीम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जिस तरह स्पेसिफिक ओशन के ऊपर जेट स्टीम पाई जाती है, इसी तरह यूएसए से यूरोप के सफर के दौरान अटलांटिक ओशन के ऊपर भी जेट स्टीम मौजूद है। दौरान सफर पायलट जहाज को जानबूझकर जेट स्टीम के अंदर लेकर जाते थे क्योंकि 250 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जहाज को आगे की तरफ पुश करती थी। इससे जहाज की स्पीड भी बढ़ जाती थी और फ्यूल की भी काफी बचत होती थी। इसी तरह अगर यूरोप से वापस यूएसए जाना हो तो पायलट कोई भी दूसरा रूट इस्तेमाल करते पर जेट स्टीम से दूर ही रहते क्योंकि अब ये हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी जिससे जहाज पर उल्टा असर पड़ता था।